Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start to the Lighthouse novel by Virginia Woolf. इसका जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। असल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते किसे हैं, पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। अ मेथड ऑफ नरेशन दैट डिस्क्राइब्स हैपनिंग इन द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ करेक्टर, यानी नरेशन का ऐसा वे, यानी इस तरह से किसी चीज़ को बयान करना, किसी स्टोरी को बयान करना कि उसमें जो है ना उसके करैक्टर्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस के तो हमें समझ आए ही आए, लेकिन उसके इनर थॉट्स, उनके माइंड की, उनके आइडियाज़ की, उनके सोचों का भी हमें पता चल जाए। तो ये जो नावल जो लिखा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो इसने वर्जीनिया वुल्फ ने बिल्कुल इस चीज़ पे ही लिखा है, इसी स्कीम पे लिखा है कि उसने अपने करैक्टर्स को सिर्फ फिज़िकली ही हमारे सामने इलेबोरेट नहीं किया, बल्कि उनकी इनर थॉट्स को, उनके इनर कन्फ्लिक्ट्स को भी हमारे सामने जो है पेश किया है इस नावल में। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। Virginia Woolf's object and concern was not to narrate the story like the traditional novelist. कि वर्जीनिया वुल्फ का जो मकसद था ना, वो ये नहीं था कि वो एक जो है ना अपने नावल को दूसरे नावलिस्ट की तरह एक स्टोरी की फॉर्म में जो है बयान कर दे या लिख दे। टू हर अ नावल वाज नॉट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और करेक्टर्स, rather it was a musical, lyrical and something like an impressionistic piece of painting. अब लेकिन उसका मकसद ये था कि वो उसको एक ड्रामेटिकल जो इफ़ेक्ट होता है ना वो दे, उसमें म्यूज़िक भी हो, उसमें लिरिक भी हो और इम्प्रेशंस एक भी शो कर रही हो, हर चीज़ को जो है ना उसने वो रिप्रेजेंट करना चाहा है। द चीफ कंसर्न ऑफ अ नावल अकॉर्डिंग टू हर वाज टू एक्सप्लोर द इनर रियलिटी एंड मिस्ट्रीज अबाउट लाइफ। अब उसका जो मेन मकसद था इस नावल को लिखने का और इस तरह से लिखने का, वो ये था कि वो ज़िंदगी की जो मिस्ट्रीज़ होती हैं, जो तजस्सुस होते हैं, जो अंदर की हकीकतें होती हैं ना, उनको बयान कर दे। टू अनफोल्ड पीपल्स साइकी एंड इनर सेल्फ, के लोगों के जहन को, लोगों के दिमाग को, उनकी सोचों को जो है ना, उनके अंदर की जो रूह है ना, उसको जो है लफ्ज़ों की फॉर्म में, नावल की फॉर्म में लेके आए सामने। Therefore, she rejected the conventional technique of narration and adopted the stream of consciousness. यही वजह थी कि उसने जो आम तौर पे जो नावल जिस तरह से लिखे जाते हैं ना, कि सीधी सीधी स्टोरी बता दी, करेक्टर के बारे में बता दिया और एक स्टोरी को लिख दिया, उसने उस टेक्निक को रिजेक्ट किया है और एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है ना अडॉप्ट किया है। और द टेक्निक ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, यानी इसी को कहते हैं, यानी किसी चीज़ के अंदर अंदरूनी चीज़ों को जो है खींच के बाहर लेके आना, पेश करना, इसे कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द पास्ट इज़ फ्यूज्ड विद द प्रेजेंट एंड वाइस वर्सा, यानी जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई नावल लिखा जाता है या कोई बात, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ये मतलब होता है कि हमने जो है ना, कल हम बैठे थे, हम हमारे सामने एक पेपर था और एक हाथ में पेन था, हमने उस पर कोई स्टोरी लिख दी है, ठीक है, वो स्टोरी लिखी है। जब अगले दिन फिर हम बैठे हैं तो हमने फिर उसको कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से जो स्टोरी होती है, फिर हमारे माइंड में जो जो थॉट्स आई हैं, जो जो आइडियाज़ आए हैं, हमने उनको पेपर पे लिख दिया है। तो इसलिए जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है वो फ्यूजन होती है पास्ट का और प्रेजेंट का। इस नावल में क्या है, कुछ टेंसेज हमें पास्ट वाले मिलेंगे, कुछ प्रेजेंट में मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमने कल लिखा था, जो कल हम बैठ के हमारे माइंड में ख्यालात आए थे, हमने उन्हें पेपर पे लिखा था, वो तो पास्ट में चले जाएंगे, लेकिन जो ख्यालात आज हमारे माइंड में आए हैं, आज हम जिनको लिख रहे हैं, वो प्रेजेंट में आएंगे। इसलिए ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ये फ्यूजन होती है पास्ट का और प्रेजेंट का। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन है, ये वाली कट कर दें, ये आपने नहीं करनी। द डिस्टिंक्शन से लेकर एंडलेसली तक आपने नहीं करना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। To the lighthouse does not have a logical sequence of events nor a well-formed plot such as one observes in a conventional novel. अब देखा जाए तो टू दी लाइट हाउस में जो है उसने एक बहुत अच्छा प्लॉट यूज़ नहीं किया, ना ही इतना ज़्यादा सीक्वेंस है इवेंट्स का, मतलब कुछ जो है चीज़ें पास में हो रही हैं, कुछ प्रेजेंट में हो रही हैं, कुछ जो है वो 10 साल पहले गुजर गई हैं, कुछ 10 साल बाद हो रही हैं। तो मतलब एक प्रॉपर जो वो होता है ना उसमें सीक्वेंस, वो नहीं देखा गया जैसा कि पुराने नावलों में होता है, कन्वेंशनल नावल्स में होता है। वुल्फ हैज़ ट्राइड इन वेरियस वेज टू इम्पार्ट फ्रॉम एंड फॉर्म एंड कोहेरेंस, कोहेरेंस कहते हैं यूनिटी को, टू हर मटीरियल। द टेक्निक ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग हैज़ आल्सो बीन स्किलफुली एक्सप्लॉइटेड। अब जो ये टेक्निक जो उसने यूज़ की है ना इंटीरियर मोनोलॉग की, उनके इनर थॉट्स को, इनर आइडियाज़ को बाहर लेके आने की, उसमें वो बहुत माहिर रही है, बहुत उसने अच्छे से जो है ना इसको ऐसा करने में कामयाब रही है। देर इज़ अ कॉन्स्टेंट मूवमेंट टू एंड फ्रॉ बोथ इन टाइम एंड स्पेस, but but the novelist has skillfully organized her
चाउटिक मटेरियल, चाउटिक कहते हैं डिसऑर्डर को, यानी बिल्कुल जो बेतरतीब पड़ा हुआ होता है। मटेरियल डैट द नावल इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इवन फॉर दोज हु जनरली कंडेम द नावल्स बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका जो स्टाइल है नावल को लिखने का वो इतना अच्छा है कि देखा जाए तो चीज़ें जो है कुछ इधर पड़ी हैं, कुछ उधर पड़ी हैं, कुछ वो 10 साल पहले की बात है, कुछ 10 साल बाद की बात हो रही है कहीं पे, और जो लोग हैं वो भी इतना ज़्यादा इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है इस नावल ने रीडर्स से को का जो इंटरेस्ट होता है वो खोने नहीं दिया। रीडर्स जो है, जो ऐसे रीडर्स जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को रिजेक्ट करते हैं, वो भी इसको जो है बहुत दिलचस्पी से, बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सो अ नंबर ऑफ डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड टू इम्पार्ट स्ट्रक्चरल यूनिटी ऑफ द नावल। स्ट्रक्चरल यूनिटी कहते हैं कि यानी ऐसा नावल, ऐसी स्टोरी, ऐसा ड्रामा या कोई ऐसी राइटिंग जिसका प्रॉपर बिगनिंग हो, प्रॉपर मिडल हो और प्रॉपर एंडिंग हो। First, he has introduced only a limited number of characters and they have been made isolated in a remote island away from the society। अब जो है नावल जब उसने स्टार्ट किया है तो उसमें सिर्फ उसने कुछ करेक्टर्स बताए हैं जो कि आइसोलेटेड हैं, तन्हा रहना पसंद करते हैं और वो जो है ना सोसाइटी से, मुआशरे से बहुत दूर जाके एक आइलैंड पे रह रहे हैं। Further out of these isolated groups, she has focused attention only on 2 or 3 characters। फिर उसके बाद जो है ना उसने इन सारे आइसोलेटेड जो ग्रुप्स थे ना, वहाँ पे जितने भी करैक्टर थे उनमें से मेन फोकस जो है, जो जो मेजर करैक्टर हैं उन पे दी है। वो 2-3 करैक्टर्स को उसने जो है ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया है, ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लोर किया है। and exploited their stream of consciousness alone। Here Mr. and Mrs. Ramsay and Lily Briscoe are the main figures। मतलब अब उसके जितने भी करैक्टर्स हैं ना, उसमें माइनर करैक्टर्स आते हैं काफ़ी, लेकिन उनमें जो मेजर करैक्टर उसने लिए हैं वो 3 हैं। एक मिस्टर रामसे को लिया, एक मिसेस रामसे को लिया और एक लिली ब्रिस्को को लिया है। अदर्स आर ओनली ऑफ अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इन दिस पार्ट ऑफ द नावल। और दूसरे की उसने इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी, बस थोड़ा बहुत ही उनका जिक्र किया है, लेकिन डिटेल में जो बात की है वो इन 3 करैक्टर्स की है। Secondly, the reader is not placed directly within the minds of the character as it happens in the modern psychological novels, but here the central intelligence of the novelist is constantly at work, like the role of narrator। अब उसने जो है अपने characters को, उसके उनके जो है लिविंग स्टैंडर्ड को, उनकी थॉट्स को, उनके माइंड्स को एज इट इज़ पेपर पे राइट नहीं कर दिया जैसा कि साइकोलॉजिकल नावल्स में होता है, बल्कि उसने उनका जो एक रेफरेंस है ना, एक नॉवलिस्ट के रेफरेंस से दिया है कि उसने इस तरह से बताने की कोशिश की है कि जो बताने वाला है, जो नॉवलिस्ट है, जो राइटर है, जो नावल लिखने वाला है, वो इस करैक्टर को इस तरह से बयान कर रहा है। शी इज़ कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल एंड इल्यूमिनेटिंग इट विद कमेंट्स। अब जो है वो अपने करैक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, उनका मटेरियल, उनकी स्टोरी को है ऑर्गेनाइज कर रही है और जो है उन पे कमेंट्स भी दे रही है अपने। In this way, form is provided to formless and order emerges out of chaos through narration। मतलब इससे जो वो डिसऑर्डर मटेरियल था ना, यानी ऐसा मटेरियल जिसकी कोई तरतीब नहीं थी, हर चीज़ें टू एंड फ्रो थी, एक दूसरे से बहुत दूर थी, तो उसमें एक यूनिटी आ रही है इसकी वजह से। नेक्स्ट देखिए, द पेंटिंग गिफ लिली इज़ अनदर डिवाइस by which the novelist has arranged her material। The novel begins with Lily on the lawn of Ramsay's summer house and it ends with her vision and completing her picture। अब जो है ना उसने लिली की पिक्चर के ज़रिए अपने मटेरियल को किस तरह अरेंज करने की कोशिश की है कि जब नावल स्टार्ट होता है ना, तो जो लिली होती है वो रामसे के समर हाउस में बैठी जो है एक लॉन में एक पेंटिंग बना रही होती है, और फिर उसके बाद जो है 10 साल का वक्फा गुजर जाता है और जब नावल का एंड होता है ना, तब जाके वो अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करती है। मतलब कोई भी स्टोरी ऐसी हो ना जिसमें हमें कोई एक इवेंट देखने को मिले, कोई बात ऐसी पता चले, लेकिन उसके साथ बाद में क्या हुआ है वो हमें ना बताया जाए कि इसके साथ क्या हुआ था, तो वो हमारे दिल में एक सस्पेंस रहता है कि हम जानना चाहते हैं कि उसके साथ उसका तो बताना चाहिए था ना। कि हमने एक ड्रामा देखा है, उसमें उन्होंने एक करैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन बाद में उस करैक्टर का कोई जिक्र ही नहीं किया, तो हमें हमारे माइंड में ये बात आती है कि उसके साथ क्या हुआ था, ये इसके एंडिंग में हम वो भी जो था ना उनको एक्सप्लोर करना चाहिए था। तो इसीलिए ये कोई भी चीज़ जब वो यानी उसकी कंप्लीशन नहीं दिखाई जाती, उसका कंक्लूजन नहीं दिखाया जाता, तो वो इनकम्प्लीट लगती है। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने ऐसा नहीं किया। मतलब उसकी जो पेंटिंग जो नावल के स्टार्ट में उसने वो ड्रॉ कर रही थी, वो नावल के एंड में जाके कंप्लीट हो जाती है। The Tower of the Lighthouse is another important source of unity in the novel। It shines throughout at a distance and all the lines of the novel converge towards it as
The expedition to the lighthouse is planned in part 1 while it is actually undertaken in part 3 of the novel। अब एक और यूनिटी कैसे कैसे देखने को मिली है, जो कि उसका वहाँ का लाइट हाउस है, वो भी एक यूनिटी को शो कर रहा है कि एक ना दूर दराज जगह पे वो लाइट हाउस है, और वो जो हमारे नावल के जो करेक्टर हैं वो वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, जो उनका बेटा है वो वहाँ पे जाना चाहता है, और वहाँ पे जाने की जो प्लानिंग है ना वो नावल के पार्ट 1 में हुई है। लेकिन उसका ये एक्चुअली जो है जब वो वहाँ पे गए कब हैं, 10 साल बाद, जब 10 साल का वक्फा जो है वो गुजर गया है, तो उसके बाद नावल के एंड में थर्ड पार्ट में आके जो वो एक्चुअली वहाँ पे जाते हैं। मतलब प्लान उन्होंने पार्ट 1 में किया था, पार्ट 2 में भी वो नहीं किए, पार्ट 3 में जाके उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया है। आगे, thought to the lighthouse may not have a logical unity and a traditional sequence of cause and effect, yet it has unity of higher and stronger kind, emotional unity as completion of Lily's picture and fulfillment of James' plan। अब क्या है कि लाइट हाउस में सिर्फ लॉजिकल यूनिटी ही दिखाएगी, जैसा कि हमने ऊपर 2 एग्जांपल में पढ़ा है, लिली की और लाइट हाउस की। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल सीक्वेंस भी दिखाया गया है कि यानी जो यूनिटी होती है वो किस तरह से स्ट्रॉन्गर भी होती है और हायर भी होती है। मतलब इमोशनल यूनिटी को बताया गया। इमोशनल यूनिटी मतलब मुझे वो लिली की ख्वाहिश थी कि वो एक पेंटिंग करे, तो उसकी जब ख्वाहिश वो कंप्लीट होती है तो वो उसको एक डिज़ायर देती है, एक प्लेजर देती है। इसी तरह से जेम्स की ख्वाहिश थी कि वो लाइट हाउस पे विज़िट करे, तो जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती है, उसका जो प्लान है वो कामयाब होता है, तो वो उसके लिए प्लेयर का बायस बनता है। Similarly, the action of the novel moves from scene to scene from the mind of one person to that of another। इसके अलावा जो नावल के जो एक्शन हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे मूव करते हैं, देयर इज़ अ वेरी लिटल कॉम्प्लिकेशन एंड ऑल द इंसिडेंट्स टेक प्लेस इन अ क्लोज नेट होमोजीनियस वे। सो टू द लाइट हाउस इज़ अ मास्टर पीस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। होमोजीनियस वे का मतलब होता है कि यानी जिस तरतीब में चल रहे हैं उसी को तरतीब में लेके चलें। ये ना हो कि यानी पहले आप कुछ और बात करें, दूसरे में कुछ और करें, तीसरे में कुछ और करें। मतलब आपने एक चीज़ जो शुरू की है आप उसी को प्रॉपर वे में लेके चलते हैं। जैसे लिली की पेंटिंग है, टू द लाइट हाउस है, तो उसमें जो है आप एक तरतीब से लेकर चल रहे हैं। मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक जो ऑर्डर होना, एक तरतीब होना, एक चीज़ पे जो है कायम रहना। इट इज़ एन ऑर्गेनिक होल एंड डिज़र्व प्रेज। यानी ये जो नावल है वो इस तारीफ़ के लिहाज से, इस एडमिरेशन के लिहाज से एक मुकम्मल है, और इसको वाकई काबिल तारीफ़ कहा जाता है। There are some other aspects of Virginia's technique of narration. To the Lighthouse begins with an unstated question। इसके अलावा एक और टेक्निक जो वो यूज़ करती है टू द लाइट हाउस में, वो ये है कि वो जो अपने नावल को स्टार्ट करती है ना, वो एक क्वेश्चन के साथ करती है। मतलब जब भी हमें स्टोरी में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या, ऐसा क्यों है, ये कहाँ है, तो वो जो है ना वो रीडर्स के माइंड में एक क्यूरिसिटी को पैदा कर देता है, एक दिलचस्पी पैदा कर देता है। द रीडर्स नेचुरल क्यूरिसिटी बिकम्स इन्वॉल्व who these people are, where they are talking about and so on। फिर लोगों के माइंड में ये बात आती है कि ये लोग कौन है जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, कि कैसे हैं, कैसे रहते हैं, इनकी थॉट्स कैसी हैं, इनके एक्शंस कैसे हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा है। With the development of the story, the reader begins to recognize a pattern in the narrative at the same time to assimilate कहते हैं लर्न करना, सीखना। learns name facts and ideas by long description of the characters reaction and thoughts in indirect speech, but the reader is the conscious ऑफ द ऑथर। अब जो है ना वो यानी उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने इस नावल में इस तरह से यूज़ किया है कि स्टार्ट में जो है वो क्वेश्चन करती है कि ऐसे ये लोग कौन हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोग नावल में को आगे पढ़ते जाते हैं, आगे मूव करते जाते हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगता है कि ये लोग कौन थे, उनका जो है लाइफस्टाइल क्या था, इनके नाम क्या हैं, इनके आइडियाज़ क्या हैं, ये कैसे रहते हैं, इनके रिएक्शंस कैसे हैं, इनकी थॉट्स कैसी हैं। और ये सारी चीज़ें उनको इनडायरेक्ट स्पीच में पता चलती हैं, और उनको ये बात पता होती है कि ये सारी चीज़ें ऑथर जानता है, लेकिन हम उसको इन चीज़ों को तब जान सकेंगे जब हम इसकी थॉरोली स्टडी करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है द यूज़ ऑफ थर्ड पर्सन नरेशन इज़ वेरी कॉमन नॉवल डिवाइस। अब इसके बाद जो है ना वो अपने नावल में थर्ड पर्सन से जो है ना वो नरेट करती है, थर्ड पर्सन के साथ स्टोरी सुनाती है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे जो होते हैं उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। बट वर्जीनिया वुल्फ इज़ वेरी केयरफुल टू मेक हर डायरेक्शन of the narrative as a little noticed as possible. Her use of indirect speech for the interior monologues of her character make it easy for her to introduce number of statements and ideas into mental soliloquies which are outside the range of knowledge of the character। मतलब अपने characters को इतने डिटेल से बताती है, उनके इंटीरियर्स को, उनके इनर कन्फ्लिक्ट्स को, इतनी उनके मेंटल जो डिसऑर्डर्स और ऑर्डर्स होते हैं उनको
कि वो उनके अपने जो करैक्टर है ना उनकी अपनी नॉलेज से भी बाहर होते हैं, जिस तरह से वो उनको बयान कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एट द बिगनिंग वाइल डिस्क्राइबिंग द फीलिंग ऑफ जेम्स अबाउट हिज फादर, यानी नावल के स्टार्ट में जब वो जैम की बात कर रही होती है कि जैम की क्या फीलिंग है अपने फादर के लिए, शी मूव्स फ्रॉम व्हाट द चाइल्ड इज़ थिंकिंग टू व्हाट मिस्टर राम से हैबिचुअली डू एंड से टू हिज चिल्ड्रन। फिर यानी वो बताती है कि किस तरह यानी एक बच्चा जो है वो उसके अपने बारे में क्या सोच है। वो अपनी मदर से कह रहा होता है कि हमने वहाँ पे जाना है, कल हम वहाँ पे जाएंगे टू द लाइट हाउस। उसकी मदर कहती है ठीक है हम चलेंगे, लेकिन उसका जो फादर होता है वो उसको जो है डिसहर्ट कर देता है। वो कहता है कि कल हम नहीं जाएंगे। तो वो कहता है कि जो मिस्टर राम से है ना वो हैबिचुअली ऐसा करते हैं, मतलब उनकी ऐसा करना आदत है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। Virginia has carefully avoided the drawbacks of stream of consciousness novel and has given form and coherence to her material. अब जो stream of consciousness है ना, इसे काफ़ी जो critics हैं, काफ़ी जो लोग हैं ना वो रिजेक्ट करते हैं कि ये जो है इसमें जो नावल होते हैं या स्टोरीज़ होती हैं वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोहेरेंस नहीं पाई जाती, उसमें कोई जो यूनिटी नहीं होती। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने ऐसे तमाम ड्रॉबैक्स को यूज़ करने से अवॉइड किया है, मतलब उसने अपने नावल को हर तरह से कंप्लीट और परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। सो इट इज़ नॉट हैफाजर्ड कहते हैं इरेगुलर को, एंड इनकोहेरेंट लाइक अदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नावल्स। इंडीड थ्रू हर फ्लेक्सिबल स्टाइल शी इम्पार्ट्स फॉर्म एंड यूनिटी एंड कॉन्वेज अ सेंस ऑफ अमेजिंग रिचनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ थ्रू हर नावल। मतलब उसका जो स्टाइल है उसमें यूनिटी इतनी है, वो कोहेरेंट इतना ज़्यादा है कि वो जो है ना एक रिचनेस होती है ना जो स्टाइल में, एक जो परफेक्ट स्टाइल होता है, एक मार्वलस स्टाइल होता है ना, वो उसका लगता है कि उसकी जो अपनी ज़िंदगी जो है ना उसने वो इस पे इसको लिखने में वक्फ कर दी, और उसने वो अपनी जो लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करती है, जो स्टाइल यूज़ करती है, जिस तरह से वो कंप्लीट हर चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहती है, वही टेक्निक जो है उसने वो इस नावल को जो है ना वो लिखने में यूज़ की है। आगे देखिए, टू द लाइट हाउस इज़ द मोस्ट नेचुरल ऑफ वर्जीनियाज नावल। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जितने भी उसने नावल लिखे हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा उसने नेचर का जिक्र वो इसमें किया है। इट हैज़ नन ऑफ द टेक्निकल कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ Mr. Dawes as it moves on normal construction lines from scene to scene and from the mind of one character to that another। ये एक जो मिसिज डॉलेस का कैरेक्टर है, ये एक किसी और नावल में से उसने उनका रेफरेंस दिया है कि यानी इसका जो इसमें जो उसने बयान किया है ना वो बिल्कुल लाइंस टू लाइन है, मतलब एक कैरेक्टर के माइंड से दूसरे कैरेक्टर तक किस तरह से बात पहुंच रही है, उनका इंटरकनेक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे से इलेबोरेट की हैं। ये पैराग्राफ हमने यहीं तक करने आगे, ये पैराग्राफ हम यहाँ तक करके इसके बाद कंक्लूजन पे आ जाएंगे लास्ट पैराग्राफ में। Lastly, in the concluding part 3, Virginia has given the illustration of art structure building of the story that the diverse character as Lily Briscoe, Mr. Ramsay, James Cam, and McAllister's boy, who are all alive and united, and persons like Mrs. Ramsay, Charles Tonsley, Mrs. Cremical, William Blakes and Minta, who are physically absent। मतलब अब कंक्लूजन का जो थर्ड पार्ट है नावल का, उसमें उसने इस बात को बताया है कि कुछ करैक्टर्स जो है ना वो अभी तक अलाइव हैं, 10 साल बाद भी अगर देखा जाए थर्ड पार्ट में वो ज़िंदा हैं, और कुछ करैक्टर्स जो हैं वो फिज़िकली एब्सेंट हैं। अब ये नहीं पता कि वो कहीं चले गए हैं, और कुछ की जो है वो डेथ हो गई है। येट दे आर एक्टिव इन द माइंड्स ऑफ अदर, लेकिन वो बेशक एब्सेंट भी हैं, वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे जो एब्सेंट करैक्टर्स हैं, लेकिन वो जो वहाँ पे प्रेजेंट करैक्टर हैं उनके माइंड्स में आज भी ज़िंदा हैं, उनके माइंड्स में आज भी एक्टिव हैं। एट द वेरी एंड ऑफ द नावल, यानी नावल के एंड में कुछ करैक्टर्स जो हैं वो मिस हो गए हैं और कुछ अभी तक प्रेजेंट हैं, लेकिन जो प्रेजेंट हैं उन्होंने वो इस तरह से उनके माइंड में रचे बसे हुए हैं कि वो उनको जो है किसी भी सूरत में फॉरगेट नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन है, यू मे आस्क मी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Lastly, in the concluding part 3, Virginia has